अस्सलाम वालेकुम। आज के इस अहम प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे सीनियर सहाफी वहीद मुराद को अगवा किया गया। पाक फौज और एजेंसियों की तरफ से अगवा करने के 10 से 12 घंटे के बाद उनको FIA के हवाले कर दिया गया। उनके अगवा किए जाने के दौरान एक और सहाफी सुबान इफ्तिखार राजा पर शदीद तशद्दुद किया गया। इस सारे मामले के बाद जो FIR दर्ज हुई उसमें जो इल्जामात लगाए गए हैं वो क्या है और उन इल्जामात की हकीकत क्या है, बहुत अहम मौजू है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक मौजू पे हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद के रेवल डैम के इलाके के अंदर एक बहुत ही आलीशान महल तमीर हो रहा है। इस महल को तमीर करने का हुक्म किस बादशाह या किस मलका ने दिया है, इस हवाले से आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। हकाइक बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन जो चीज हमें नजर आ रही है वो आपको जरूर बताएंगे। इसी तरीके से हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली एक बहुत अहम हेयरिंग के हवाले से भी बात करेंगे। बात शुरू करते हैं जनाब वहीद मुराद के अगवा से। आज पाकिस्तान में जो रात गुजर चुकी है, रात तकरीबन 2 बजे के आसपास G8 में उनके घर से उनको अगवा किया गया। फोर्सेस के लोग, फौज के और सीक्रेट एजेंसीज के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जो IX डाले वगैरह होते हैं उनके अंदर आए, जंप इन किया, खिड़कियां दरवाजे तोड़े, अंदर गए। उनकी जो उनकी सास थी जो कि बहुत बुजुर्ग खातून है, हमने देखा उनको जब वो बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई, उनको धक्के दिए और उनसे सब कुछ छीन कर ये लोग जो हैं ये फरार हुए हैं और वहीद मुराद साहब को अगवा करके वहां से चले गए। एक और सहाफी जो के करीबी मौजूद थे, जब ये वाकया शुरू हुआ, सीन शुरू हुआ, तो वहीद मुराद ने अपने फोन से अपने एक कोलीग को कॉल कर दी, फरहान साहब को, जो खुद सहाफ़ी हैं उर्दू न्यूज़ में ही। तो ये सब लोग उर्दू न्यूज़ जो एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको बिलोंग करते हैं। तो वहाँ से सुबान जो हैं वो फौरी तौर पे वहाँ पहुँचे, उन्होंने फॉलो करना शुरू किया डालों को। एक डाले वाले को पता लग गया और उन्होंने बाद में उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। सुबान की जो वीडियो है, जो उनका वीडियो बयान है, वो भी आपके सामने गर्दिश कर रहा है। पाक फौज की तरफ से उनको अगवा करने के बाद, उनको महबूस रखने के बाद, काफ़ी लंबे अरसे बाद जब इतना ज़्यादा प्रेशर आया तो अल्टीमेटली उनको FIA के हवाले करना पड़ा। और फिर वही हुआ, एक जो है वो बड़ी फजूल सी एक FIR उनके खिलाफ दर्ज की गई। FIR आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसकी जो तफसीलात हैं वो मैं आपको बता सकता हूं। उसमें 2 इल्जामात हैं। एक तो उन्होंने मेरी खबर शेयर की, वहीद मुराद साहब ने आर्मी चीफ के हवाले से ये इल्जाम लगाया गया है FIR के अंदर। मैंने देखा, मुझे कोई ऐसी चीज उनकी टाइमलाइन पे अभी तक नहीं मिली। हो सकता है किसी जगह पे वो मेरे सामने ना आ रही हो। लेकिन दूसरा इल्जाम जो उनको लगाया गया वो उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से एक पोस्ट शेयर की। ये वो बात है नाज़रीन, मैं जो आपसे बार बार करता हूं और इस बात के ऊपर गौर करने की जरूरत है, इस बात को हाईलाइट करने की जरूरत है कि उस खबर के अंदर जो बात लिखी गई है, जो FIR के अंदर जो बात लिखी गई है बलूचिस्तान के हवाले से, वो बात है क्या, वो आप सबको पता होनी चाहिए ताकि आपको पता लगे कि मसला क्या है। अगर आप FIR तो आपने देखी, अब अगर आप अपनी स्क्रीन पे ये पोस्ट देख रहे हैं तो मैं इसको पढ़ रहा हूं। बलूचिस्तान का 1 इंच भी ऐसा नहीं बचा जहां हुकूमत अख्तियार का दावा कर सके। वो ये जंग मुकम्मल तौर पर हार चुकी है और अब वापसी का रास्ता नहीं। तमाम लोग जो जी शऊर हैं, जो अकल फहम रखते हैं, जो इनको मुसलसल समझाते रहे, किनको, पाक फौज को, ISI को, इस अदारे को, कि खुदा के लिए होश के नाखून लें, ये मामलात आपके सुलझाने के नहीं हैं। ये मामलात जो सिविलियन क़यादत है वो सिविलियन क़यादत नहीं जो आप अपने किराए के लोगों को लाकर इक्तदार में जबरदस्ती बिठा देते हैं, वो नहीं। वो क़यादत जो अवाम की असल नुमाइंदा क़यादत है, जो मुंतखब होकर आती है, उसको संभालने दें ताकि वो मुल्क के बाकी हिस्सों की क़यादत के साथ मिल बैठकर बाहमी अफहाम तफहीम से किसी ऐसे हल पर पहुंचे जो सबके लिए काबिल कबूल हो। आपकी जोर जबरदस्ती, आपकी बदमाशी, आपका लोगों को घरों में दाखिल होकर उठाना, उनको तशद्दुद का निशाना बनाना, बहुत सारे केसेस में उनको मार देना, बहुत सारे केसेस में उनको मिसिंग पर्सन बना देना, इससे मसले का हल नहीं होगा। ये बात हम हमेशा कहते रहे। हमेशा दिखने वाले कोई
एक आध सहाफी नहीं, बीसियों लोग रोते रहे, समझाते रहे, लेकिन आपको पता है कि ताकत जब होती है, ताकत का नशा ऐसा होता है कि वो फिर आपको सांस भी नहीं देता। आज के दिन भी हम देखते हैं कि जीएचक्यू में तैनात एक आईएसआई के अफसर 15-20 लोग गार्ड्स के साथ पूरी तरफ घूमते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में बदमाश बने हुए हैं, पूरा निजाम उन्होंने अपने एक तरह से अपने कंट्रोल में लेने की, हर किसी को वो निशाना बनाना चाहते हैं और वो अपने आप को आर्मी चीफ का खास नुमाइंदा जाहिर करके पता नहीं क्या क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं वो निजाम को मुकम्मल तबाही की तरफ लेके जाते हैं, और जब ताकत के नशे में होते हैं तो उनको समझ नहीं आती, वो ये समझते हैं कि हम मरोड़ देंगे, ये कर देंगे, काट देंगे। वही सोच जो कि तालिबान की दहशतगर्दों की सोच होती है, वो उस सोच के साथ चलते हैं और अल्टीमेटली अपने लिए भी और मुल्क के लिए भी तबाही का भी बायस बनते हैं, शर्मिंदगी का भी। जो पोस्ट आप देख रहे हैं उसमें आगे चल के लिखते हैं वहीद मुराद कि सब खत्म हो गया, हमने इन्हें खबरदार किया जिस तरह हमसे पहले वालों ने इनको खबरदार किया था। बिल्कुल सच बात है, ऐसे ही होता रहा, लेकिन उन्होंने सुनने की बजाय हमारा मजाक उड़ाया। उन्होंने हमारे अल्फाज को खाली धमकियों के तौर पर मुस्तरद कर दिया, जबकि उन्होंने जुल्म, लूटमार और खून रेजी के निज़ाम को हवा दी। हर एक हुकूमत ने बगैर किसी इस्तिस्ना के बलोच अवाम की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी में अपना किरदार अदा किया। ये एक ऐसा मसला है जहाँ हर अदारा, हर इंतजामिया, हर नाम नहाद लीडर हमारे खिलाफ हमेशा मुत्तहद रहा है, और अपने जराइम को तस्लीम करने की बजाय उन्होंने वही किया जो करने में ये सब माहिर हैं, इल्ज़ाम दूसरों पर डालना। लेकिन आज मैं कुछ वादिया करना चाहता हूँ वफाकी हुकूमत को, सियासी जमातों को, अदलिया को, एस्टेब्लिशमेंट को। आपने अपने हाथों में बलूचिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है, लेकिन इस बार ये हमारे काबू से बाहर है और आपके इख्तियार से भी बाहर है। आखिर में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है अख्तर मिंगल, यानी कि वहीद मुराद जो कि एक सहाफ़ी हैं, वो एक पार्लियामेंटेरियन के, एक सीनियर सियासतदान के, जो कि साबिक वज़ीर आला रह चुका है उस सूबे का, उसका एक बयान है। अब वो बयान कहाँ पे है? अब आप इस चीज में अगर आप अपनी स्क्रीन को अब देख रहे हैं तो आपको अख्तर मिंगल की तरफ से उनके जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहां पे यही वाला बयान जो है वो लिखता हुआ मिलेगा। यही वाली बात जो है वो उन्होंने लिखी अपने अकाउंट पे, और वहीद मुराद ने एक सहाफ़ी की हैसियत से वो वाली चीज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर की, जिसमें किसी के ऊपर भी, किसी शख्सियत के ऊपर या किसी इदारे के ऊपर कोई बराह रास्त इल्जाम नहीं, एक हकीकत का बयान है कि बुनियादी तौर पर पिछली कुछ दहाइयों से होता क्या चला आ रहा है। हालांकि जो साहब हैं अख्तर मिंगल साहब, उन्होंने भी कोई मुकम्मल बात नहीं की। उन्होंने भी जो वसाइल बलूचिस्तान के लूटे गए, चंद आर्मी के जर्नेलों ने जिस तरह लूट मार मचाई रखी पाकिस्तान की पूरी तारीख में, जिस तरह वसाइल लूट के वसाइल को इस्तेमाल करके अपने आप को अमीर किया गया, वसाइल जमा किए गए, पाकिस्तान से बाहर सरमाया मुंतकिल किया गया, वो सब तफसीलात में नहीं गए। उन्होंने एक जनरल बात की कि आपने गलतियां की, आपने नहीं बात मानी, आपने उल्टा हम पे इल्जाम लगाया, आपने बैठकर बात नहीं की। आज बलोच कौम मुत्तहद हो चुकी है, आज वो जाग चुकी है, आज उसने अपनी क़यादत जो है, अपनी नौजवान क़यादत को वो मुंतखब कर लिया है। आपके इंतखाबी निज़ाम से, आपके धांधली शुदा इंतखाबी निज़ाम से बाहर वो अपने लोगों के क़यादत में मुत्तहद हैं, वो उस तरफ नहीं गए। उन्होंने जो बेसिक फैक्ट्स है वो लिखे। हमारे दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, रिशान हैदर BBC के साथ काम करते हैं, उन्होंने इसी चीज़ को हाईलाइट किया अपने ट्वीट में। आप देख रहे होंगे कि जो वहीद मुराद साहब ने लिखा है, जिसके ऊपर उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, बुनियादी तौर पर तो वो बात जो है वो तो उनकी अपनी बात नहीं, वो तो अख्तर मिंगल साहब ने लिखी थी और उन्होंने वो बात कोट की और आगे उनका नाम भी लिखा हुआ है। अख्तर मिंगल साहब ने इस सारे वाक्य के सामने आने के बाद रिशान हैदर साहब को जवाब दिया। आप देख रहे होंगे वहीद मुराद साहब, दिल से माजरत कि मेरी बेजरर सी ट्वीट ने आपको ऐसा वायरल कर दिया कि हुकूमत ने फौरन ऑफलाइन कर दिया। बेचारा सिर्फ शेयर कर रहा था, कोई रियासती राज तो नहीं बेच रहा था। ऐसा लगता है, अब ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर लिखने से पहले वदू भी करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कब रिट्वीट से रिपीट आफ्टर मी हो जाए। बस इतना कहूँगा, आपको तो सिर्फ पोस्ट पसंद आई थी, हुकूमत को लगा इंकलाब आ गया। जमहूरियत है भाई, बस लाइक दबाओ लेकिन आवाज़ नीची रखो। ये तमाम गुफ्तगू जो है वो वहाँ पे चल रही थी। आपको मैंने पढ़ के सुनाया कि किस तरीके से जो बातें लिखी गई हैं वो जर्नल बातें हैं, जो सब लोग बैठ के, नाज़रीन अगर आप इन अल्फाज पे गौर करें जो वहीद मुराद साहब की पोस्ट में, चाहे वो अख्तर मिंगल साहब के अल्फाज थे कि बलूचिस्तान के अंदर हमसे गलतियां हुई हैं, ये गलतियों के हवाले से बहुत सारे लोग समझाते रहे हैं, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे होनी चाहिए थी, इनसे गुफ्तो शनीद करनी चाहिए थी। अगर आप अपना जहन घुमाएं तो आपको लगेगा कि यार ये बात तो रोजाना हमारे टॉक शोज में होती थी, आज से चंद दिन पहले तक। ये बात तो हर कोई करता है, ये बात तो हर पाकिस्तानी करता है, इस बात की समझ तो हर पाकिस्तानी को है, दिल से समझ है। चंद लोग जो बुग़्ज़ में या किसी तरह की
एक नफरत के अंदर किसी जात से या किसी कबीले से वो हैं, वो उनके अलावा लोगों की अक्सरियत जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं पाकिस्तान की अक्सरियत में, वो सब लोग इस बात को जानते और समझते हैं कि किस तरह चंद काबिज जर्नलों ने पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ किया। लेकिन बात ये है कि इस चीज के ऊपर केस कैसे बनता है। अगला इल्जाम उन पे लगाया गया कि उन्होंने अहमद नूरानी की फैक्ट फोकस पे छपने वाली जो खबर है उसको शेयर किया। वो उस खबर के हवाले से नाज़रीन आपने अब तक देखा कोई भी खबर छपती है उसके अंदर अगर कोई भी चीज ऐसी हो जिसके ऊपर नुक्ता या उंगली उठाई जा सकती हो, कोई शवाहिद पेश किए जा सकते हो, तो हुकूमतें फौरी तौर पर वो सामने लेकर आ जाती हैं। बुनियादी तौर पर खबर का जो मेन हिस्सा था वो यही था, 60-70% खबर यही थी कि आर्मी चीफ साहब की जो मामू की बेटी है हाजरा सुहेल साहबा, जो कि नाम के एक वफाकी अदारे में एक मामूली स्कॉलरशिप मैनेजर थी, उनको उनके आर्मी चीफ बनने के बाद एक बड़े ओहदे पर तरक्की दी गई, उनको उस अदारे का सरबराह बना दिया गया। एक ऐसी अरेंजमेंट की गई, आप अगर खबर तफसील से पढ़ें तो उसमें मुकम्मल तौर पे बयान है कि कब कब क्या क्या कैसे कैसे हुआ, तमाम शवाहिद पेश किए गए हैं। मामूली सी तनख्वाह से उनका पैकेज मिलियन में चला गया, उनको गाड़ियां, ड्राइवर, सब कुछ मिल गया, नया दफ्तर मिल गया, सब कुछ हो गया। लेकिन बहुत सारे दोस्तों के मुताबिक ये खबर तक नहीं है। आई डोंट नो ये कौन सी सहाफत है जिसमें ये बात खबर नहीं है कि मुल्क के ताकतवर तरीन शख्स की एक करीबी जो फैमिली मेंबर है उसको इतना बड़ा ओहदा बैठे बैठे मिल जाए, बगैर रूल्स को फॉलो किए, बगैर किसी, और उस तमाम जो उस मिनिस्ट्री के इंचार्ज हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो तस्दीक कर रहे हों, उस मिनिस्ट्री का एक एक अफसर, उस इदारे का एक एक अफसर उस बात की तस्दीक कर रहा हो, तमाम शवाहिद आपके सामने हो और आप बजिद हो, ये खबर नहीं है। खैर, आपको मैंने जिस तरह बताया कि कुछ वीलॉग्स में चंद स्पेसिफिक नुक्तों पर एतराज किया गया, तो उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, वो शायद आज तैयार हो जाए या जब भी तैयार हो वो भी आपके सामने आ जाएगी। आपको नुक्ता बाय नुक्ता भी जो एतराजात उठाए गए उनका जवाब मिल जाएगा। लेकिन ओवर आप जानते हैं कि एक एक बात हकीकत पे मबनी थी। सैयद बाबर अली शाह जो आर्मी चीफ के मामू हैं, उनके हवाले से जो बातें लिखी उसमें हकीकत यही है कि बीसियों आप कह लें सैकड़ों अपॉइंटमेंट्स के बारे में उनका नाम आता है, लेकिन सिर्फ वो 4 लिखी गई जिनमें मुख्तलिफ लोगों से, मुतलका लोगों से बात करके एक एविडेंस हासिल हुआ, पता लगा कि ये चीज ऐसे है। बहुत सी गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड भी होती है, लेकिन जब उसको मुकम्मल तौर पे शवाहिद की बुनियाद पे तस्दीक कर ली गई तो उन सिर्फ 4 तैनातियों का नाम जो लिया गया, और आपके पता है उन तैनातियों की वजह से, खुसूसन DGFIA की तैनाती की वजह से क्या क्या मामलात हुए, FIA की कितनी तबाही मची, और वो मैंने आपको बताया कि वो उस हवाले से भी खबरें तफसील के साथ इस माह के आखिर में रिपोर्ट होना शुरू होगी। इसी तरीके से जो पासपोर्ट के इश्यूज का मसला था, आपको बताया गया, खबर के अंदर लिखा हुआ है कि जो खवातीन के नाम पे पासपोर्ट इशू हुए उनके शोहरों का उस खबर के अंदर लिखा हुआ है, और साफ ज़ाहिर है कि उनके पूरी फैमिली के पासपोर्ट, जो भी सोर्स है जो फैक्ट को खबर दे रहा है वो सारी तफसीलात हर तरह से बता रहा है। तो साफ ज़ाहिर है कि यही चीज़ तो बताई गई कि रूल को वायलेट किया गया कि पासपोर्ट जारी करने के लिए इस डिप्लोमेटिक मकसद के लिए वो जो ऑफिशियल पासपोर्ट हैं वो जारी करने के लिए रूल्स को वायलेट से मुराद यही है कि आप किसी बंदे को मतलब है कि आप अपने दफ्तर में लाके चीफ ऑफ स्टाफ या कोई भी ओहदा दे रहे हैं, तो ये क्या बात है? क्यों वो किसी आम जगह पे जॉब नहीं कर सकते? यही तो हाईलाइट हो रहा है कि आप जब बादशाह बनते हैं, किंग बनते हैं, तो आप जो मर्जी आपके दिल में आता है आप करते चले जाते हैं। टैक्स पेयर्स मनी है, देयर मस्ट बी सम डिसिप्लिन, देयर मस्ट बी सम रूल व्हिच मस्ट बी फॉलोड। यही काम होता है, जो सहाफी होता है उसका काम ही होता है कि टैक्स पेयर मनी के ऊपर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके हवाले से जो भी चीज है शवाहिद की रोशनी में, हाँ, किसी की तजलील नहीं होनी चाहिए, किसी को गाली नहीं निकाली जानी चाहिए, किसी के ऊपर गलत इल्जाम नहीं लगना चाहिए। कोई मुझे बताए कौन सी बात गलत है? क्या रूल वायलेट नहीं हुए? क्या अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ के आने के बाद नहीं हुई? क्या उसको जस्टिफाई करके उस बात को, जब भी आपने पासपोर्ट इशू करना है जो बेसिक फॉर्मेलिटीज है वो तो पूरी करनी है ना, तो वो करके ही आप उसको करते हैं ना, और जितना कर सकते हैं उतना ही करते हैं। वो हाजरा सुहेल साहबा के बारे में ये क्या है, इतना बड़ा भी ओहदा नहीं है, अब इतना बड़े ओहदे से पता नहीं क्या मुराद है। मिसाल के तौर पे जो जनरल फैज हमीद थे, उन्होंने अपने भाई को, जो पटवारी से आगे जाने का अहल नहीं था, उसको उन्होंने तहसीलदार तक लेके चले गए। नहीं हो सकता था ना, तो अब उसको वो मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब तो नहीं बना सकते थे ना, या उसको वो डिप्टी कमिश्नर या चीफ सेक्रेटरी तो नहीं बना सकते थे फैज हमीद। जितनी पावर के अंदर, जितना सिस्टम के अंदर सादर एक मीडिया का प्रेशर होता है, कुछ लोग देखने वाले भी होते हैं, तो इसीलिए उसे जनरल फैज हमीद ने इसी तरीके से सेनेट के अंदर अपने भतीजे को वो सेक्शन ऑफिसर लगाया। अब आप कहें जी फैज हमीद चाहते तो वो उनको मतलब है कि चेयरमैन सेनेट भी लगा सकते थे। मतलब अजीब बात है, अजीब दलील बात बोल देते हैं कि जी वो इतना बड़ा भी ओहदा नहीं दे दिया। अभी अजीब बात है।
मतलब फैद हमीद साहब ने बेशुमार अपनी फैमिली की तैनातियां करवाई, अपने भतीजे को सेनेट में उन्होंने लगवाया हुआ है सेक्शन ऑफिसर। अब साहब वो वही लगवा सकते थे ना, उससे ऊपर आप चेयरमैन सेनेट में जाते तो पूरा मीडिया खड़ा होता। मीडिया का तो यही एहतसाब करने का यही तो किरदार होता है। बात यह है कि लोग धमकियां देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, फाड़ के रख देंगे, उड़ा के रख देंगे, ये कर दें वो कर दें, इस दफा अकल ठिकाने। यार आपने जो करना करें, धमकी देने की जरूरत नहीं है। अगर मतलब मुझे आप एक्सपोज करते हैं नहीं कर देंगे, तो बात यह है कि मैं सारा दिन लोगों के बारे में, जर्नलों के बारे में, सियासतदानों के बारे में लिखता हूं, उनके जो मैं समझता हूं शवाहिद की रोशनी में उन्होंने गलत किया, मैं रिपोर्ट करता हूं। तो अगर इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट मी, प्लीज ब्रिंग दैट, लोगों को बताएं, क्यों नहीं। मतलब अगर मैंने कुछ गलत किया है तो लोगों को पता होना चाहिए, मेरे हवाले से, मेरी जात के हवाले से कुछ चीज गलत है। ऑलरेडी भी सोशल मीडिया पे बड़ी कैंपेन चलती है मेरे खिलाफ, शरीफ फैमिली नून लीग लगे होते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, फलां के साथ ज्यादती कर दी, फलां के साथ ज्यादती कर दी। तो वो आप लाएं, आप और भी जो भी डिटेल्स हैं, अगर मैं गलत हूं, आप जो भी शवाहिद लोगों के सामने रखें। पीपल आर द बेस्ट जज, वो फैसला करेंगे। अगर वो समझेंगे कि मैं गलत है तो वो मुझे गलत कहना शुरू कर देंगे, वो मेरे काम को फॉलो नहीं करेंगे। मैं अपना काम जारी रखूंगा, ये बात आप याद रखिएगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे काम को शेयर करने की बुनियाद पर जनाब वहीद मुराद को आपने जेल में डाल दिया। आपने मतलब है कि सच लिखने के ऊपर जो है मुझे मतलब हदफ बनाया। आप जो मर्जी करें, आप ताकतवर हैं, आप कर सकते हैं ना। तो ये चीज इस तरह से नहीं होती है। आप नए लोग हैं, आप ये जीएचक्यू में जो साहब आके बैठे हैं, आईएसआई वाले जो ये चीजें कर रहे हैं और ये सारे मामला कर रहे हैं, ये नए लोग हैं, इनको पता नहीं है, इनको पिछले 2 डेकेड्स की तारीख का नहीं पता है ना। हम जनरल मुशर्रफ के दौर में उसके खिलाफ, उसकी फरौनियत, उसकी डिक्टेटरशिप के खिलाफ रिपोर्टिंग करते रहे। उस वक्त से हमें नौकरियों में से निकलवाने की कोशिशें जारी हैं, उस वक्त से हमारे खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। हमने तो हर दौर में आप लोगों की जो भी कारस्तानियां थी, जो गलत, हाँ दुश्मनी कोई नहीं है, प्रोफेशनलिज्म है। अगर आप सही काम करेंगे, मैंने 20 बार इसी व्लॉग में कहा कि जनरल आसिम मुनीर आज ऐलान करें। सियासत वाली बात को तो मैं दूसरे नंबर पर लेता हूं कि वो तमाम कारोबार बंद करें जो भी मिलिट्री कर रही है, तमाम डीएचएस सरेंडर करें सिविलियन अथॉरिटीज को, वो ये सारे एसआईएफसी ये ड्रामे बंद करें। बिल्कुल पहले दिन बैठ के ये सियासत वगैरह, ये सारे विंग और ये कंट्रोल करना बंद करें। यही लोग निजाम देके चले जिस तरह भी आए हुए हैं, आगे सियासतदान मिलकर कोई हल निकालेंगे। हम पहले दिन बैठ के तारीफ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर कोई बंदा ये काम करता है तो कोई जाती दुश्मनी नहीं है ना, आप जाती दुश्मनी लेते हैं, आप ये करते हैं, आप सहाफियों को निशाना बनाते हैं। अब आप वहीद मुराद साहब को गिरफ्तार किया, उनके ऊपर भी आपने ये डाल दिया कि अहमद नूरानी की खबर शेयर की है। भाई खबर को गलत तो कहो ना, पहले साबित तो करो कौन सी बात गलत है। हाँ ये जरूर है, मुझे तमाम सहाफियों ने, जिन्होंने भी प्रोफेशनल लोगों ने पढ़ा, उन्होंने तारीफ की, उन्होंने कहा बहुत जबरदस्त है। हाँ कुछ लोगों ने जो प्रोफेशनल लोग हैं, जिस तरह हमारे दोस्त हैं वसीम अब्बासी साहब, उन्होंने एक एतराज किया। मैं बिल्कुल जो भी किसी प्रोफेशनल बंदे का एतराज है मानने को तैयार हूं। उन्होंने कहा जी खबर का जो मौजू है, जो कंटेंट है, उसमें सैयद बाबर अली शाह की फैमिली की डिटेल दी हुई है, तो शायद ये रेलिवेंट नहीं थी, ये गैर बना सकता। बिल्कुल एक फेयर कमेंट है, कोई भी प्रोफेशनल सहाफी मुझे कहे तो मुझे कोई इतराज नहीं, क्योंकि मेरी जो मेन खबर है वो अलग है, वो अपनी जगह पे है। उन्होंने कहा वसीम अब्बासी साहब ने कि ये जो तस्वीर लगी हुई है तो इसकी जरूरत नहीं थी, ये हमारा कल्चर नहीं है। बात ये है कि किसी बंदे का नाम, किसी की पर्सनल आइडेंटिफाइबल जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना गलत होता है। हमने वो सारी ब्लर की हुई है। किसी का नाम देना और तस्वीर देना ये बिल्कुल भी ना तो प्रोफेशनली गलत है, ना ये एथिकली गलत है, ना ये लीगली गलत है। जिस सिस्टम में भी आप काम कर रहे हो आप देख सकते हैं। हाँ ये दलील दुरुस्त है कि जी हमारे कल्चर के अंदर, हालांकि यही फौजी इससे पहले आपको पता है मरियम नवाज वगैरह शरीफ फैमिली की खवातीन के मतलब है कि चीजें, डाटा, हर चीज लीक करते थे, तो हम उसको तंकीद करते, हम लड़ते थे, हम वो लड़ने पे हमने मारे खाई हैं। बाकी लोगों का ये सारा दिन, अभी अगले दिन महारंग बलोच सभा का लीक कर रहे थे, ये लोग करते हैं अपने ऊपर साहब, जरा बादशाह है भाई, हम तो हमारी बारे में बात क्यों हुई। लेकिन फिर भी अगर मुझे प्रोफेशनल साफी ये वाली चीज करें, ये जो पर्सनल वाली बात है कि जी हमारे कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज नहीं होनी चाहिए, मैं बिल्कुल, मुझे कोई एतराज नहीं, मेरी कोई जिद नहीं है ना। इसलिए वो चीजें जो चीजें किसी भी हवाले से, जो कोई कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में या इस हवाले से कोई बात करे कि ये चीज है, कोई प्रोफेशनल साफी मुझे कहे, मुझे कोई एतराज नहीं। मेरी खबर जो है, जो एक टॉप ओहदा देने के हवाले से, यकदम तनख्वाह में 300% इजाफे के हवाले से, बिल्कुल रूल्स की वायलेशन के हवाले से, डॉक्टर अमजद साकिब जैसे मसीहा की तौहीन के बारे में, उसको यकदम चीफ सेक्रेटरी पूरे इदारे का सरबराह बना देने के हवाले से, सैयद बाबर अली शाह के पूरे मामलात को चलाने और पूरे मामलात को अपने कंट्रोल में होने के हवाले से, जिस तरीके से ये सारे इलीगल काम और ये रूल्स की वायलेशन में ये चीजें इशू हुई, बिल्कुल मैं एक एक चीज के ऊपर स्टैंड करता हूं। कोई बंदा मुझे गलत साबित करे तो मैं बिल्कुल बात करने को तैयार हूं। किस बात के ऊपर? आपने आज तक कोई ऐसा
पॉइंट नहीं किया, आपने सिर्फ ये किया, आपने जोर जबरदस्ती की, आपने जबर किया, आपने तशद्दुद किया, आपने अगवा किया, आपने मेरे घर की जो है वो पमाल किया प्राइवेसी को। लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास इक़्तिदार है, ताकत है, जबर है, आप करें। लेकिन जो सच है उससे पीछे नहीं हटा जा सकता। आप वहीद मुराद साहब को भी कुछ नहीं कर सकेंगे। वहीद मुराद साहब हमारे हीरो थे, हीरो हैं और हीरो रहेंगे। नाज़रीन, अगले मौजू के ऊपर चलते हैं और अगला मौजू हमारा जो है वो इस हवाले से है कि एक जो रावल डैम है उसके ऊपर एक कंस्ट्रक्शन हो रही है पिछले कुछ अरसे से, तकरीबन 1 साल से। अब मामला ये है कि मुझे जब भी कोई बंदा कोई इंफॉर्मेशन शेयर करता है मोबाइल पे या ईमेल पे, तो मैं उससे कहता हूँ यार फर्दर दो, ये बताओ ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो वो मतलब उसके बारे में कंप्लीट तफसीलात मुझे नहीं मिल रही थी। लेकिन मैं जानता हूं, आपको बता देता हूं कि जितना भी रावलपिंडी के बाद फैजाबाद से आगे जब आप आते हैं तो इस्लामाबाद का एक एरिया शुरू हो जाता है। आप मैप के ऊपर, गूगल मैप के ऊपर जाके इस्लामाबाद लिखें तो आपको पूरे इस्लामाबाद के एरिया की समझ आएगी। तो पूरा जो इस्लामाबाद का एरिया वो इस्लामाबाद का है, फेडरल टेरिटरी है। लेकिन इस फेडरल टेरिटरी के अंदर आपने सुना होगा बाद पंजाब हाउस, सिंध हाउस, बलूचिस्तान हाउस, खैबर पख्तूनख्वा हाउस। तो ये चंद हाउसेज हैं, ये जो हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के उनके कंट्रोल में। अगरचे यहाँ भी सूबाई पुलिस और जो फेडरल पुलिस या फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन है, जब वो रेड शेड करना चाहती है तो वो कर लेते हैं। लेकिन असूली तौर पे, कानूनी तौर पे ये सूबों की मलकियत है। लेकिन एक ऐसा एरिया है इस्लामाबाद के अंदर, बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे जो उससे मुतल्लक हैं, लेकिन चंद लोगों को शायद ना पता हो कि इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया है जो इस्लामाबाद की हदूद के अंदर है, लेकिन वो पंजाब की मलकियत है, पंजाब हुकूमत ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, और वो रावल डैम का एरिया है। तो जो रावल डैम के जो मामलात हैं वो पंजाब हुकूमत का आबपाशी डिपार्टमेंट जो है वो उसके कंट्रोल में है। अब उसकी कोई लैंड भी है। आबपाशी के डिपार्टमेंट में, इरिगेशन के डिपार्टमेंट में ये बड़ा होता है कि जी अंग्रेज ने जब नहरी निज़ाम बनाया तो हर नहरों के ऊपर हर 30 किलोमीटर के बाद जो है ना वो एक बंगला सा बना देते थे। बंगले से मुराद, बंगला का जो लफ्ज़ है वो बड़ा अजीब है। आम इंग्लिश लैंग्वेज में या लिटरेचर में बंगलों से मुराद एक घर होता है जो बड़ा सा खूबसूरत सा बना घर हो। तो हम, मेरे फादर भी इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, तो हमारे यहाँ हमारी जो इस्तिलाहात हैं उसके अंदर बंगला जो है वो बेसिकली एक एरिया को या एक छोटी सी कॉलोनी को कहा जाता है जो बिल्कुल जंगल के दरमियान में होती है, और उसके अंदर एक बड़ा सा रेस्ट हाउस होता है और आसपास 5-6 घर होते हैं जो कि महकमा आबपाशी के इरिगेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन वहां पे रह रहे होते हैं। तो और आसपास काफी खुली जगह, अंग्रेज के दौर से ही वो आबपाशी के जो महकमे को, इरिगेशन डिपार्टमेंट को दी गई होती है। वहां पे यही लोग जो मुलाजमीन होते हैं वो अपनी कुछ थोड़ी बहुत फसल वगैरह भी उगा लेते हैं, कुछ थोड़ी बहुत जरूरियात अपनी सब्जी वगैरह की वो वहां से वो पूरी कर लेते हैं। तो एक एरिया इनको मिला होता है। इसी तरह से रावल डैम के अंदर भी कुछ एरिया है जो कि जंगलात का एरिया है बेसिकली, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन असूली तौर पे नहीं हो सकती। अब बात यह है कि वहां पे यकदम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने की ना खबर आई कि जी बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, कोई रेस्ट हाउस बन रहा है, वजीर आला साहिबा का हुक्म है, कुछ इस तरह की बातें की गई। अब वो जब पंजाब हुकूमत के मुतल्लिका लोगों से पूछने की कोशिश की गई तो कोई बंदा वेरीफाई नहीं कर रहा था। तो मैंने अपनी टीम के लोगों से रिक्वेस्ट की कि ज़रा विजिट करें, देखें जाके। तो वो जहाँ पे जाना भी ज़रा मुश्किल था, लेकिन बहरहाल समहाउ मैनेज करके वो चीज़ें देखी गई और वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की कंस्ट्रक्शन की तस्दीक तो हो गई। अब ये बात है कि कह रहे हैं, मैं फिगर नहीं बोलूँगा मुँह से, क्योंकि फिगर जब बंदा बोल देता है तो उसका बंदे के ऊपर जो है वो एक बोझ होता है कि वो एविडेंस पेश करे। लेकिन ये है कि ये फिगर करोड़ों में है जो लागत आ रही है, ये करोड़ों में कई करोड़, मतलब उसकी जो है मैक्सिमम लिमिट के ऊपर मैं तबसरा नहीं कर सकता क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन ये मतलब वहां पे जो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल डैम के किनारे के ऊपर करना बहुत गलत बात है। ये माहौलियाती आलूदगी में आता है, ये गलत है। लेकिन हमारे यहाँ साफ ज़ाहिर है बादशाहों वाला जहन है। ये जगह बड़ी, आप अगर मैप के ऊपर जाके देखें इस्लामाबाद के, बड़ी एक जबरदस्त लोकेशन बनती है। बिल्कुल इसके आगे निकले तो सामने इस्लामाबाद क्लब है, आगे सरीना होटल है, आगे कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल 1 की बिल्डिंग है, आगे सुप्रीम कोर्ट है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, ये सारी बिल्डिंग है, मतलब बिल्कुल वो उसके अंदर। तो जो आप कह लें कि जो शाही खानदान है वो अपनी आसाइश के लिए इस्लामाबाद के एक मरकजी जगह के ऊपर जो है कौमी खजाने से खर्च करते हुए ये एक ज़बरदस्त किस्म की कंस्ट्रक्शन कर रहा है। सब लोग सोए हुए हैं, सब लोग जो हैं जो इसके ऊपर नोटिस लिख सकते हैं, इसके ऊपर कर सकते हैं। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जवाब नहीं बनता। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, मैं इस सारे मामले को समझता हूँ, मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के मामला को समझता हूँ। वहाँ पे आप कुछ छोटा मोटा एक आप कह लें कैंप ऑफिस टाइप चीज़ कर सकते हैं, आप वहाँ पे ह्यूज कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे साफ ज़ाहिर करने को तो मतलब करेंगे तो रोकेगा तो नहीं आपको। अगर माहौलियाती आलूदगी होती है, ये है वो, जो होता रहे आपको आपका महल तो मिल जाएगा ना।
तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। कोई बंदा इसके ऊपर साफ ज़ाहिर है कि अब आपको पता है कि जो एक रीजन चल रही है ताकतवरों की, उसके अंदर कोई भी उसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहा, ना ही उठाएगा। सबसे बड़े मुजरिम मैं ये समझता हूँ और जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, वो हमारे जस्टिस जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जहिया अफरीदी हैं। उनकी खामोशी और उनके शुरू में कुछ नजायज ताउन फराहम करने की वजह से पूरे का पूरा जुडिशियल सिस्टम जमी बाउस हो चुका है। अदालत को बिल्कुल इंतजामी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस तरह के जो मामलात हो जहाँ पे सहाफ़ियों को रोजाना की बुनियाद पर उठाया जा रहा हो, सहाफ़ियों की फैमिली को हरासा किया जा रहा हो, जहाँ पे इस तरह के जो शाही खानदान है वो गवर्नमेंट की ज़मीनों, वो जंगलात की ज़मीनों, जंगलात काट कर अपने मोहल्लात सरकारी खजाने से तमीर कर रहे हों, उनको सामने आना होता है, उनको अपना रोल अदा करना होता है। लेकिन जस्टिस ये अफरीदी को तरीक इस हवाले से एक बदतरीन किरदार के तौर पर हमेशा याद रखेगी। नाज़रीन, आखिरी मौजू की तरफ चलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग जारी है ब्लास्फेमी के हवाले से। जो गलत केसेस रजिस्टर हुए जिसमें सैकड़ों लोगों को ट्रैप किया गया, जिनमें से 400 से ज्यादा नौजवान पढ़े लिखे बच्चे, डॉक्टर्स, इंजीनियर, मास्टर डिग्री होल्डर्स शामिल हैं, जिनको इस तरह के केसेस में फैलाया गया। तो इन्हें मजहब के केसेस में एक बाकायदा गैंग है, एक ब्लास्फेमी गैंग, एक ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप है जो ऑपरेट करता है, जो ट्रैप करता है, लोगों को फंसाता है। फैक्ट फोकस ने इसको रिपोर्ट किया जुलाई 2024 में, तमाम हकाइक आपके सामने रखे, आपको बहुत सारे लेकुनास, डेफिशिएंसीज जो सिस्टम के अंदर हैं, जिस तरीके से एफआईए का साइबर क्राइम विंग इन कनाइवेंस काम करता है इसके, वो सारे हकाइक आपके सामने रखे। उन तमाम बुनियादों के ऊपर कि किस तरीके से चंद मखसूस लोग हैं वही मुद्दई बनते हैं, वो एक ही तरह की एफआईआर, एक ही तरह का एविडेंस, वो जिन ग्रुपों में ब्लास्फेमस कंटेंट शेयर होता है वो उसके खुद एडमिन होते हैं। ये तमाम बातें एक कमीशन बनने के लिए बुनियाद फराहम करती हैं ताकि असल हकाइक का पता लगाया जा सके। लेकिन मैंने आपको कल भी कहा कि सबसे बड़ी बुनियाद ये है इस सारे मामले के अंदर कि जो अब्दुल्ला शाह का कत्ल हुआ इस्लामाबाद में 2022 में, जिसके अंदर पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस की तफ्तीश ने साबित किया कि ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के सरबरा राव अब्दुल रहीम बराह रास्त इन्वॉल्व हैं। उनके मोबाइल फोन से उस बच्चे को बुलाना और जिस जगह उस बच्चे का गला काट के उसकी बॉडी को डंप किया गया वहां तक उनके मोबाइल की लोकेशन जाना, हर चीज उनके किरदार को साबित करता है। लेकिन जो सबसे बड़ा दलील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए कमीशन के क्याम की, वो अब्दुल्ला शाह जो कत्ल हुआ उसके जो वालिद हैं सैयद आमिर शाह, वो जो मुदई थे अपने बेटे के कत्ल केस में, उनके ऊपर झूठा तौहीन रसालत का मुकदमा दर्ज करके, उनको ब्लैकमेल, उनको प्रेशराइज करके, उनके जरिए जो है वो बयान दिलवाया गया, तौहीन रसालत का मुकदमा दर्ज करके, उनको प्रेशराइज करके आमिर शाह साहब से पुलिस के सामने कि जी वो समझते हैं कि जो कातिल है, जो एडवोकेट अब्दुल रहीम है, राव अब्दुल रहीम है, वो समझते हैं कि ये मुलव्वस नहीं है। और उसके बाद फिर उनके खिलाफ तौहीन रसालत का मुकदमा खत्म किया गया। ये तरीका का, इस तरीके से तौहीन रसालत का लफ्ज़ नाउज़ुबिल्लाह इन गलीज लोगों ने इस्तेमाल किया। ये एफआईए साइबर क्राइम विंग के तमाम लोग इसमें बराबर के शरीक हैं। इस पर कमीशन बनना बिल्कुल जरूरी है। मुसलसल समात हो रही है, फैक्ट फोकस के खिलाफ भी दलीलें दी जाती हैं, आज भी दलीलें दी गई, मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए गए और ये कहा गया जी ये लोग भी फैक्ट फोकस के पीछे हैं और ये लोग जो हैं ये मतलब इन जराइम में मुलव्वस हैं। तो मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि फैक्ट फोकस ने जब इस तरह के इल्जाम 11 फरवरी से ये साजिश शुरू हुई, उसके बाद जो है बाकायदा जो साजिश थी वही जवाब हुकूमत पाकिस्तान ने लिख के जमा करवाया हुआ है। ये ध्यान में रखिएगा, हुकूमत पाकिस्तान ने लिख के जमा करवाया हुआ है 11 फरवरी को जो फैक्ट फोकस के खिलाफ साजिश की गई कि जी ये लोग पीछे हैं, तो ये लोग तो जी खुद जो है वो ब्लास्फेमी को इनकरेज करते हैं, प्रमोट करते हैं। लेकिन मैंने आपको दो बातें बताई, वो दो बातें ये हैं। पहली बात तो ये कि जो भी लोग अब उसका हिस्सा है फैक्ट फोकस का या माजी में थे, उनकी तफसील फैक्ट फोकस की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। उनके अलावा कभी भी कोई शख्स परमानेंट मेंबर से मुराद यही होता है कि जो सैलरीड एम्प्लॉय होता है, जिसको हर महीने तनख्वाह मिलती है, कोई भी और शख्स नहीं रहा, किसी भी शख्स का पॉलिसी मेकिंग से या उस हवाले से कभी कोई तल्लुक नहीं रहा। मुख्तलिफ कामों या सोर्सेज की जिस तरह ताल्लुक बाकी मीडिया हाउसेज का होता है मुख्तलिफ सर्विसेज फराहम करने वालों को या जो लोग सोर्स होते हैं उनसे, वो तल्लक भी उसी तरह से जिस तरह बाकी मीडिया हाउसेस का होता है उस तरह फैक्ट फोकस का भी था। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आप इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की जितनी मर्जी कोशिश करने आप नाकाम होंगे। फैक्ट फोकस की वेबसाइट बतौर सबूत मौजूद है। दूसरी बात ये कि जो इल्जाम लगाया गया बिल्कुल गलत है। फैक्ट फोकस बिल्कुल समझता है कि ब्लास्फेमी करना हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के जज्बात को मजरू करने के मुतरादिफ है। ये बिल्कुल गलत है, इससे नुक्सान का खतरा होता है और ये चीज भी बिल्कुल बेबुनियाद है। किसी भी मजहब की, किसी भी हवाले से ब्लास्फेमी
वही शख्स कर सकता है जो ज़हनी मरीज हो। फैक्ट फोकस उसको गलत समझता है और फैक्ट फोकस की तमाम तहकीकात जो अब तक हुई हैं वो इस नुक्ते पे हैं कि इन लोगों को, इनमें से मेजॉरिटी को, सबको ट्रैप करके फंसाया गया है ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप की तरफ से। उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हियरिंग जल्द कंक्लूड होगी और एक कमीशन बनेगा जो इन तमाम मामलों की तहकीक तफ्तीश करेगा कि किस तरीके से FIR जो है, FIA जो है, साइबर क्राइम विंग जो है वो ये गलत FIR दर्ज करता रहा, किस तरीके से वो ब्लास्फेमी बिजनेस बुक के मिलकर गिरफ्तारियां करता रहा खवातीन के जरिए, किस तरीके से जो है ये तमाम लेकुनाज और डेफिशिएंसीज थे पूरे सिस्टम के अंदर, किस तरीके से जल्दबाजी में एक ही तरह की FIR दर्ज की गई, किस तरीके से लोगों के मोबाइलों को अपने कब्जे में रखा गया ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के प्राइवेट लोगों की तरफ से और बाद में FIA के हवाले किया गया जिससे उनकी सारी सेंटिटी खत्म हो जाती है। किस तरीके से सैयद अहमद शाह के खिलाफ उनके बेटे के कत्ल के बावजूद उनके खिलाफ तौहीन रसालत की गलत FIR दर्ज की गई, ये तमाम हकाइक वो कमीशन जांचेगा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।